नमस्कार। जय माँ। मैं अंकित गहलोत, ज्योतिषविद एवं वास्तुशास्त्री, आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल श्री रुद्रा ज्योतिष एवं वास्तु अनुसंधान केंद्र में। मैं आज आप लोगों से बात करूँगा मांगलिक दोष के बारे में, या ये एक मांगलिक दोष, ये दोष है भी या एक स्थिति है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जो मित्र नहीं जानते कि मांगलिक क्या होता है या मांगलिक कुंडली क्या होती है, उनके लिए मैं ये कह देता हूँ कि मंगल के किसी पर्टिकुलर कुछ सेलेक्टेड हाउसेस के अंदर बैठ जाने से वह कुंडली मांगलिक कहलाती है। जैसे कि फर्स्ट हाउस, पहला भाव लग्न, दूसरा भाव, दूसरे भाव के बारे में मतांतर है। कुछ ज्योतिषी मानते हैं, कुछ ज्योतिषी नहीं मानते, क्योंकि मैं उस मत का समर्थन करता हूँ कि दूसरे भाव में यदि मंगल बैठ जाए तो कुंडली मांगलिक होती है, तो मैं उसे ले रहा हूँ। साथ ही में चौथा भाव, फोर्थ हाउस, सातवां भाव, अष्टम भाव, आठवां भाव, लास्ट है ट्वेल्थ हाउस, यानी कि द्वादशेश या व्ययश। सबसे पहले इस बात को समझिए कि मंगल इन्हीं भाव में बैठने से क्यों कुंडली को मांगलिक बनाता है, तीसरे भाव में बैठने से, पंचम भाव में बैठने से क्यों नहीं होती। तो सबसे पहले ये समझिए कि ज्योतिष के कुछ मूल नियम हैं। जैसे कि कोई क्रूर ग्रह या पाप ग्रह जब किसी भाव में बैठ जाता है या किसी को दृष्टि दे रहा है, एस्पेक्ट कर रहा है, तो उस स्थिति के अंदर वो उस भाव की फल को कम कर देगा, कई बार नष्ट कर देता है। अब यहाँ पर क्योंकि मंगल क्रूर ग्रह है, विशेष ध्यान दीजिएगा, मैं मंगल को क्रूर ग्रह कह रहा हूँ, पाप ग्रह नहीं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लग्न में जब मंगल बैठता है, यानी कि आपके लग्नेश के साथ में उसकी संबंध बन रहे हैं, तो लग्न में बैठने से मांगलिक कुंडली क्यों होगी। यानी कि लग्न क्या हुआ आपका, लग्न आप खुद हैं, आपका शरीर है, और आपके सुख आपके दुख दोनों ही लग्न से देखे जा सकते हैं। आपके शरीर का सुख और दुख भी आपके लग्न से देखा जाता है। तो जब कोई क्रूर ग्रह, यहाँ अपन मंगल को ही ले लेते हैं, जब वहाँ बैठेंगे तो कहीं ना कहीं आपके शारीरिक सुख के साथ में कमी हो जाएगी या आपको वो पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा। तो इस कारण से लग्न में जब मंगल बैठ जाते हैं तब कुंडली को अपन मांगलिक कहते हैं। दूसरी स्थिति है दूसरे भाव में, द्वितीय भाव के अंदर। अब द्वितीय भाव आप सभी जानेंगे कि सेविंग्स का हाउस है या धन भाव है वो, पर वो आपके कुटुंब का भी है, कुटुंब के सुख का भी है। तो जब कोई क्रूर ग्रह या मंगल जब वहाँ बैठ जाएगा तो आपके सुख, कुटुंब से जुड़े सुख के अंदर हानि करेगा। और परिवार के अंदर पत्नी का कितना महत्वपूर्ण स्थान है वो हम सभी जानते हैं। चौथे भाव में इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो आपके सुख का भाव है। चौथे भाव से हम आपकी हर प्रकार के सुख का विचार करते हैं कुंडली के अंदर, चाहे भूमि हो, चाहे वाहन हो, चाहे माता का सुख हो, या जीवन के लगभग सभी प्रकार के सुख का विचार हम चौथे भाव से करते हैं। फिर आता है सप्तम भाव। सभी जानते हैं कि वो आपकी पार्टनर का भाव है, आपकी पत्नी का भाव है। तो वहाँ जब कोई बैठ जाएगा मंगल या कोई क्रूर ग्रह, तो आपके वैवाहिक सुख में कमी करेगा। अब अष्टम भाव के बारे में कहा जाएगा कि यहाँ पर मंगल बैठने से इसे क्यों कंसिडर करना चाहिए। तो एक बात समझिएगा, द्वितीय भाव से सप्तम भाव, उसका द्वितीय भाव का सप्तम भाव अष्टम भाव है। यानी कि अगर द्वितीय भाव आपके परिवार के सुख की बात हो रही है, तो अष्टम भाव आपके पार्टनर के परिवार से सुख की बात हो रही है। यानी कि अष्टम भाव से वैवाहिक सुख भी देखा जाता है, साथ साथ में इन लॉज के साथ में आपकी कैसी कोऑर्डिनेशन रहेगी, क्या कंपैटिबिलिटी रहेगी, वो देखते हैं। तो वहाँ पर मंगल बैठने से हानि मानते हैं। इसीलिए कई बार कहा जाता है कि अगर अष्टम भाव में मंगल है तो आपकी पार्टनर की डेथ भी हो सकती है। हालांकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वेरी करेगी, मैं आगे इस बात को कवर करूँगा। अब आ जाते हैं आखिरी भाव में, वो है 12वां भाव। तो 12वां भाव है शयन सुख का। सभी चीज़ों के साथ साथ, खर्चे के साथ साथ में शयन सुख का भी है। अब हम सभी जानते हैं कि विवाह
क्यों किया जाता है? वंश वृद्धि के लिए। और अगर किसी की जातक की कुंडली में अगर शयन सुख नहीं है उतना, तो वंश वृद्धि होना लगभग असंभव हो जाएगा। इसलिए इन भावों को चुना गया कि अगर इन भावों के अंदर मंगल बैठ जाए तो कुंडली को मांगलिक कहा जाता है। अब बात यह है कि क्या यहाँ मंगल बैठ जाने से कुंडली मांगलिक हो जाएगी? क्या मंगल दोष भंग होता है? तो इस बात के ऐसे समझिए कि जब भी कोई ग्रह कमज़ोर हो जाएगा, अस्त हो जाएगा, नीच का हो जाएगा, या उस पर शुभ भाव शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाएगी, उस स्थिति में नकारात्मक फल कम हो जाते हैं। वो ही पॉइंट ज्योतिष का यहाँ पर भी लागू होगा। अगर मंगल अस्त हो रहे हैं, डिग्री वाइज कमज़ोर हो रहे हैं, नीच के हैं, कर्क राशि में बैठे हैं, उस स्थिति के अंदर मांगलिक दोष भंग हो जाता है। फिर अगर गुरु की दृष्टि है, शुक्र की दृष्टि है, शुभ चंद्रमा शुभ बुध की दृष्टि है, उस स्थिति के अंदर भी मंगल दोष भंग हो जाएगा। साथ ही में अगर शनि उन भाव से संबंध बना रहे हैं, या फिर शनि जिससे कुंडली मिलान की जा रही है, लड़का या लड़की जो भी है जिनके साथ में कुंडली मिलान की जा रही है, और शनि पहले दूसरे सप्तम अष्टम चौथे 12वें भाव में जाके बैठ रहे हैं, तो भी वहाँ पर मंगल दोष को वो कैंसिल कर देंगे। तो हर समय मंगल दोष बना रहे ज़रूरी नहीं है। साथ ही में एक छोटा सा विश्लेषण करना चाहूँगा कुंडली मिलान के बारे में। हम ये देखते हैं कि 36 गुण है, 8 बिंदु हैं, 8 पॉइंट है, 36 गुण है मिलते हैं टोटल। तो उसमें से अगर 18.5 गुण मिल रहे हैं, यानी कि 36 का आधा 18, तो 50% से ऊपर अगर गुण मिल रहे हैं तो शादी सक्सेसफुल हो जाएगी। और ये मेरा विश्वास है कि आप सभी ने ऐसे कोई ना कहीं उदाहरण देखे होंगे जहाँ पर गुण मिलान तो बहुत कमज़ोर है या बहुत कम है, पर वो दाम्पत्य जीवन उनका ठीक चल रहा है या अच्छा चल रहा है। खैर, इसके बारे में मैं एक अलग वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि उसके पीछे एक बहुत छोटा सा सूत्र है कि कुंडली मिलान करते वक्त किस एक विशेष बात का ध्यान रखना चाहिए। आप शायद अचंभा करेंगे, पर मेरे माता पिता के कुंडली के जो योग मिलते हैं, गुण मिलते हैं, वो 12 के आसपास मिलते हैं, और ईश्वर की दया से सब कुछ व्यवस्थित है। खैर, आते हैं फिर से विषय की ओर। तो मंगल दोष भंग कैसे होता है ये मैंने आपको समझाया। अगर कुंडली मांगलिक नहीं है और फिर भी शादी करनी है, तो उसमें जो एक नियम आता है 24 से ऊपर गुण मिल रहे हैं तो भी मंगल दोष कम हो जाता है, 28 के बाद में मंगल दोष कम हो जाता है। तो 24 की गुण जो बात है उससे मैं काफ़ी हद तक सहमत हूँ। कारण कि मंगल की या आप सभी जानते होंगे कि हर ग्रह की अपनी एक स्थिति होती है प्रभाव देने की जीवन काल के अंदर। गुरु अपने कुछ उम्र के होने के बाद में अपना फल देना शुरू करते हैं। तो उसी प्रकार से 24 से ऊपर जब गुण मिल जाते हैं, यानी कि कंपैटिबिलिटी जो है 70% मिल गई, उस स्थिति के अंदर भी हम कंसिडर कर सकते हैं। पर वहाँ पर दूसरी बातों पे भी विशेष ध्यान देना होगा, जैसे कि सप्तमेश की स्थिति क्या है, सप्तम भाव की स्थिति क्या है। लग्न कुंडली और नवांश कुंडली दोनों ही कुंडलियों के अंदर ये चीज़ महत्वपूर्ण या वाइटल रोल प्ले करती है। ध्यान रखना होगा आप हमें इस चीज़ को कैलकुलेट करते वक्त या समझते वक्त। 7th हाउस के लॉर्ड का प्लेसमेंट वीक है। यहाँ पर सप्तम भाव या सप्तमेश जिस भाव में जाके बैठ रहे हैं, डिस्पोजिशन का जो रूल है, डिस्पोजिटर का जो फैक्टर है वो भी यहाँ पर देखना होगा। तो इस तरीके से कई बार चीज़ें नहीं समझी जाती है, यानी कि मांगलिक दोष एक दोष नहीं है वैसे तो मेरे दृष्टिकोण से, वो एक स्थिति है। मंगल पराक्रम के साथ साथ में ऊर्जा का स्रोत है। किसी भी कुंडली में जब हम मंगल को देखते हैं तो ये समझते हैं कि उस व्यक्ति का पराक्रम और उसके अंदर ऊर्जा कितनी होगी। मंगल बली है तो ऊर्जा अच्छी होगी, पराक्रमी होगा, मेहनती होगा, हार नहीं मानेगा, क्योंकि मंगल को योद्धा भी माना गया है। वो सेनापति हैं नवग्रह की जो स्थिति है उसके अंदर। तो
कभी भी केवल मंगल इन भावों में जाके बैठ गए तो कुंडली मांगलिक हो गई, ये कहना गलत हो जाएगा। कहीं कहीं ग्रंथों में ये भी लिखा हुआ है कि अगर मंगल का राहु के साथ में, केतु के साथ में, शनि के साथ में युक्ति हो रही है या दृष्टि संबंध बन रहा है तो भी मांगलिक दोष पे प्रभाव पड़ेगा या वो भंग हो जाएगा। तो केवल मंगल वहाँ बैठ गए हैं और हम कुंडली को मांगलिक कह रहे हैं, ये ठीक नहीं है। मंगल अस्त हो रहे हैं और कुंडली पे हम कह रहे हैं सूर्य के पास में मंगल, कई बार देखा जाता है क्योंकि मंगल और सूर्य आसपास में है ब्रह्मांड के अंदर भी, तो मंगल अस्त हो जाते हैं। और आप नोटिस करेंगे कि सूर्य से 2 या 3 घर की दूरी पर ही हमेशा मंगल मिलेगा आपको किसी भी चार्ट के अंदर। जैसे सूर्य और बुध हमेशा या तो एक ही भाव में होंगे या उसके अगले भावों के अंदर, शुक्र उसके 2 भावों के अंदर, वैसे ही मंगल उससे 3 भावों के अंदर ही होंगे, उससे बाहर कभी नहीं जाएंगे क्योंकि वो जा ही नहीं सकते। और यदि आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं और घर का वास्तु विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मैं एक व्हाट्सएप नंबर लिंक में छोड़ रहा हूँ, आप उस पर मैसेज डाल सकते हैं। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माँ, नमस्कार।